अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान और खूबसूरत सुबह और खूबसूरत हफ्ते का आगाज़ आज से हो गया क्योंकि मंडे है और वीकेंड के बाद जब हम अपने अपने कामों की तरफ बढ़ते हैं तो एक नई मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं, एक नई जोहद के साथ बढ़ते हैं और एक नई जद्दोजहद होती है हमारे जहन में कि हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी का हमारा मकसद क्या है, जिसको हासिल करने के लिए हम एक बार फिर से ख़ुद को मोटिवेट करते हैं क्योंकि मंडे होता है, एक नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका होता है। मगर अमूमन ये भी हमें देखने में आता है, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल में, कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहते हैं बट इन फैक्ट आपके एम्स क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप ये नहीं जान पाते। हमें लगता है कि हर सुबह एक जैसी है, हर शाम एक जैसी है, रात को हम सो जाते हैं और मगर इस तरह से नहीं हो पाता। ज़िंदगी में एक मकसद होता है जिसको हासिल करना बड़ा ज़रूरी होता है और बहुत सारे लोग हैं जो कि शिकवा कर रहे होते हैं अल्लाह से और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी किस्मत का शिकवा लेकर बैठे होते हैं कि ज़िंदगी में हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं होता कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर का जो स्ट्रेस है, वो किस तरह से रिलीज़ हो सकता है जब आपको पता होगा कि आपने इस डगर पर चलना है, आपका ये रास्ता है, आपकी ये मंजिल है और उसको हासिल करने के लिए इसी रास्ते पर चलते हुए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, चाहे उसमें कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, आपको यही रास्ता तय करना है और अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करना है। ये तो हो गई आज की अच्छी बात, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि देख रहे होंगे यह पिंक रिबन जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है अपने साथ। इस पिंक रिबन का मकसद क्या है? आपने हमारे कल वाले शो में भी देखा, ख़ास तौर पे पिंक रिबन से रिलेटेड हमने बात की थी। बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद अवेयर नहीं है पिंक रिबन कैंपेन के हवाले से। ये अक्टूबर का महीना चूँकि चल रहा है और ख़ास तौर पे अक्टूबर के इस महीने को ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती के सरतान के साथ आगाही के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाती है, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ जिनके अंदर अवेयरनेस की बड़ी अशद ज़रूरत है, जिनको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इस बीमारी से ख़ुद को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी छाती के अंदर होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जानते बूझते हुए हम इसलिए इग्नोर कर रहे होते हैं कि आई डोंट नो ये क्या है। और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि हम लोग मौलिज के पास जाने से घबराते हैं, राब्ता करने से घबराते हैं और शायद हम सोचते हैं कि हम किस तरह से बात करेंगे, कैसे की जाएगी, कैसे नहीं की जाएगी। मगर आपकी ज़रा सी एहतियात, बिल्कुल ज़रा सी एहतियात आपको इस खामोश कातिल से बचा सकती है। ये खामोश कातिल है छाती का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर। पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन मौजूद हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी माएँ हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की इस वक्त रेशो है दुनिया भर में और ये बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। आपको ज़रा सा भी अगर महसूस हो, अपनी छाती में कोई भी आपको इशू लग रहा हो, आपको ज़रा सी भी कोई गिल्टी महसूस हो रही हो या आपको थोड़ा सा इनबैलेंस फील कर रहे हो कि आपकी छाती के अंदर बैलेंस मौजूद नहीं है, तो कोशिश करें कि आप किसी मौलिज के पास जाएँ। और बच्चियाँ तो घर पर भी ये मुआयना अपना कर सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो मौलिज के पास जाएं और जाकर इससे मुतालिक अवेयरनेस हासिल करें। तो होपफुली कि वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं, वो आज ही से इस अज़्म का इजहार भी करेंगे, इस मकसद को लेकर चलेंगी कि वो लाजमी साल में 2 या 3 दफ़ा अपने मौलिज के पास जाएंगी और ब्रेस्ट के हवाले से जो है अवेयरनेस हासिल करेंगे। चलिए, इस अच्छी बात के साथ ही चूँकि हमारी सुबह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ख़ूबसूरत सुबह में मौसम का बड़ा अमल दखल होता है कि आपका मौसम कैसा होगा। पूरे हफ्ते को हम डिज़ाइन कर लेते हैं मंडे के मौसम के साथ ही और हमें यही होता है कि जी मंडे को अच्छा चल रहा है, अच्छा पूरे हफ्ते में कैसा चलेगा। तो चलिए मंडे का मौसम मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौर का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच भी होने वाला है, इससे मुतालिक मैं बात करूँगी। मगर लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 18 रहेगा और मैक्सिमम 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में थोड़ा सा कम है दर्जा हरारत मगर मौसम बेहद हसीन है क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, कम से कम दर्जा हरारत तो 17 रहेगा और मैक्सिमम 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची वालों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है मगर जो डिग्रीज इस वक्त हमारे पास हैं आज पूरा दिन में कराची के मौसम के हवाले से, उसमें काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि मूड आपका बेहतर रहेगा क्योंकि कराची में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत तो सारा दिन में 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
मज़े की बात यह है कि लाहौर और पेशावर का सेम टू सेम मौसम रहेगा। पेशावर में भी जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 18 रहेगा और मैक्सिमम 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दिन भर मौसम बेहतरीन रहेगा। अब बात हो जाए कुछ कोयटा शहर की। कोयटा वालों के लिए भी खबर यह है कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोयटा के अंदर कम से कम दर्जा हरारत 12 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जो लोग तो इस वीकेंड को आज़ाद कश्मीर में गुजार के आए, डेफिनेटली उनको अंदाज़ा होगा कितना खूबसूरत और हसीन मौसम है। मगर जो नहीं जा सके उनको मैं फिर बता देती हूँ आज के रिपोर्ट क्या है। आज़ाद कश्मीर जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 10 रहेगा और मैक्सिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा T20 है वो खेला जाएगा और पहले T20 में तो हमें काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश नज़र आया। शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में स्टेडियम का उन्होंने रुख भी किया। मौसम के भी तेवर काफ़ी ज़्यादा हमें बदले हुए महसूस हुए उस दिन भी, और आज भी मौसम कुछ ऐसा ही हमें महसूस हो रहा है। तो लेट्स सी कि आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और किस किस्म का मैच हमें देखने को मिलेगा। हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। दुआ, मैच से रिलेटेड तो मैं बात करूँगी, मगर मुझे ये बताएं कि मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं? कोई खतरा तो नहीं है बारिश वारिश हो जाएगी और मैच मुतासिर होने का कोई खतरा हो? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार तो हुआ था और ऐसा लग रहा था कि आज सुबह से ही मौसम ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की गई है और अभी भी आप मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी धूप है कि मेरी आंखें भी पूरी नहीं खुल रही। तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर तो होगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और अगर मैच की बात करें तो जो पहला मैच हुआ उसमें आपने देखा कि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी और बहुत जोशो खरोश था। पहला मैच पाकिस्तान हारा तो सही, लेकिन जो स्टेडियम में जोशो खरोश था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोग श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहे थे। दुआ, मैंने खुद देखा था कि श्रीलंका को भी बड़ा सपोर्ट किया जा रहा था शायकीन क्रिकेट की तरफ से और बाकायदा श्रीलंका के झंडे उठाए हुए थे उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। मगर पहला मैच तो पाकिस्तान हार गया, मोरल कुछ डाउन तो नहीं हुआ होगा हमारे शायकीन क्रिकेट का? या आपको लग रहा है कि आज हमें पहले T20 की निस्बत ज़्यादा लोग नजर आएंगे स्टेडियम के अंदर और ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मैच देखने को मिलेगा? सरवत बात ऐसी है कि हम इस वक्त लाहौर में खड़े हैं और ज़िंदा दिलाने लाहौर तो हमें मेहमान नवाज होते हैं, इसलिए वो इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे और वो बहुत खुश थे। एंड तक हमने देखा जब श्रीलंका जीता तो बड़े पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा नारे लगा रहे थे श्रीलंकन टीम के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए भी। तो पाकिस्तानी भी जो थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, उन्होंने बिल्कुल ये अज़म उठाया हुआ था कि अगला मैच वही जीतेंगे और अगर पाकिस्तान आज मैच नहीं जीता तो पूरी सीरीज़ श्रीलंका के नाम हो जाएगी। लेकिन आज पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो अपना बेस्ट देंगे और आज परफॉर्म करेंगे। और शायकीन क्रिकेट कल भी परसों के मैच में भी हमें बहुत ज़्यादा पुरजोश नजर आया और आज भी सारी टिकटें बिक चुकी हैं। आज भी यही देखेंगे हम कि कदाफी स्टेडियम खचाखच भरा होगा और अभी से कुछ देर बाद ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और हल्ला गुल्ला भी करेंगे, सेल्फी सेशंस भी होंगे। इसके अलावा जो है वो ट्रेंडिंग भी होगी सोशल मीडिया पर। अगर आपने देखा हो तो बहुत बड़ी तादाद एक नजर आई है। लाहौर, ये ऐसा कैसे मुमकिन है दुआ कि लाहौर के अंदर मैच हो और शायकीन हमें नजर ना आए और ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे हमें लोगों की तरफ से एक्साइटमेंट नजर ना आए? यकीनी तौर पे मैच कोई भी जीते, हम ये चाहते हैं कि श्रीलंकन खिलाड़ी यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी यादें लेकर जाएं, चाहे वो जीत उनके नाम हो या पाकिस्तान के नाम हो। डेफिनेटली वो हमारे मेहमान है। बहुत शुक्रिया दुआ, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया। T20 जो खेला जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, तो लेट्स सी कि आज किस किस्म का हमें मैच देखने को मिलेगा। मगर एक और मैच है जो कि चल रहा है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि डेंगू का मच्छर जो है वही जीतता चला जा रहा है, जबकि वो लोग जो कि इससे मुतासिर हो रहे हैं वो हारते चले जा रहे हैं। इस हार और जीत में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत की तरफ से बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जिनके दावे किए गए थे कि जी किए जा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी भी डेंगू पर उस तरह से कंट्रोल नहीं हुआ। क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि सर्दियाँ आ जाएँ तो मौसम कुछ बेहतर हो, डेंगू का मच्छर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म हो जाए? क्योंकि इस वक्त जो डेंगू के मरीजों की कुल तादाद है मुल्क भर के अंदर वो 22,000 से तजावुज़ कर चुकी है। एक बार फिर से हमारे साथ मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं।
उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अगेन हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, लास्ट टाइम भी आपसे जब बात हुई थी उसके बाद आपने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अपडेट किया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली डेंगू कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि मौसम कुछ ठंडा हो जाए? शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मैं आज आपसे इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, वहाँ से आपको आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ जी। जहाँ तक डेंगू का ताल्लुक है, दो चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ जी। पहली बात जो कि मुस्बत चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है जी कि इस वक्त तकरीबन हमारे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तकरीबन उतने ही डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो मतलब ये कि ये जो आप फिगर यूज़ करते हैं ना कि 22,000 से तजावज़ कर गए, ये 22,000 किसी एक वक्त में नहीं होते पेशेंट्स, ये एक्यूमुलेटिव फिगर होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आउटब्रेक। जी बिल्कुल, हमने कुल तादाद के हवाले से डॉक्टर बात की है, कुल तादाद के हवाले से बात करें। अच्छा, दूसरी बात ये जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक जो मुस्बत चीज़ अब हमें मिल रही है वो है पॉजिटिविटी। मतलब ये कि आपके हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स आते हैं कि उनको ये शक होता है कि उनको डेंगू हो गया है, उनमें से जितने फिर पॉजिटिव निकलते हैं, यानी कि जिनको डेंगू है, ये तादाद तकरीबन 45% थी एक हफ़्ता पहले। कल ये तादाद जो है ये 28% है। इसका मतलब ये है कि इसकी तादाद में, इसकी पॉजिटिविटी में कमी आ रही है। इसके अलावा आपने कहा कि हुकूमत के अपने हवाले से जो इक़दाम हैं, तो इस वक्त मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता सकता हूँ कि तकरीबन हमारी 70 से 75 के दरमियान टीम्स हैं जो कि केस रिस्पॉन्स कर रही हैं। मतलब ये कि जब भी कोई पेशेंट दाखिल हो जाता है या उसकी तशख़ीस हो जाती है डेंगू के लिए, तो वहीं से उसका एड्रेस लेके टीम जो है उस इलाके में चली जाती है और पूरी फ्यूमिगेशन और स्प्रेस वहाँ पे करती है। ठीक है, तो मतलब आप यही कर सकते हैं डेंगू के सिलसिले में। डेंगू इस वक्त आज की एक न्यूज़ आइटम है वाशिंगटन पोस्ट की, जो ये भी है कि पूरी दुनिया में डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो सारे मुल्कों के अंदर वो बढ़ रहे हैं। ये इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से भी है, इसका ताल्लुक और दूसरे जो अवामिल हैं इस वक्त ग्लोबलाइजेशन के हवाले से उनके साथ भी ताल्लुक है। तो इस वक्त मैं हुकूमत की तरफ से बड़े पुरअतमाद तरीके से आपको ये बता सकता हूँ कि जो किया जाना चाहिए वो हो रहा है हमारे SOPs के। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक और भी बात आप प्लीज़ बताइएगा। आपने कहा कि घरों के हवाले से जब हमें कोई भी इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है, टीम्स वगैरह को भेजा जाता है। मैं खुद अभी चूँकि वीकेंड गुजरा है, हर शख्स की ख्वाहिश होती है और कोशिश भी होती है कि अपनी फैमिली के साथ पार्क वगैरह का रुख किया जाए। तो पार्क्स के अंदर आप लोगों के क्या इक़दाम हैं, किस तरह से आप लोग वहाँ पर ये पूरी चीज़ों को फैला रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं? क्योंकि मैं कल खुद एक पार्क में गई हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो रहा था, जहाँ पे जानवरों को पानी दिया जाता है, फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि मौसम भी इंजॉय करने आती है और पार्क के माहौल को भी इंजॉय करने आती है। तो वहाँ पर तो हमें हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम नज़र नहीं आता और मच्छरों की बहुतात भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। हाँ जी, असल में जी बात यह है कि इसकी प्रिवेंशन के हवाले से जिस तरह आपने फरमाया, एक हम कहते हैं माहौलियाती मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वो इस पूरी प्रिवेंटिव कैंपेन का हिस्सा है। और मुमकिन है कि आप जिस वक्त गई उस वक्त वहाँ पे आपको धुआं नज़र नहीं आया, लेकिन ओवरऑल स्वीपिंग जो है पूरे इलाके की जाती है और उसके भी औकात मुकर्रर हैं। सुबह के वक्त और शाम के वक्त इस मच्छर की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और उस वक्त ये जो फ्यूमिगेशन है ये की जाती है। तो उसके लिए पूरा एक प्लान है जी और वो किया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ठीक है, लेकिन जो वाटर पार्क से डॉक्टर साहब, उनके लिए आप लोगों के क्या इकदाम हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर तो रोज़ाना की बुनियाद पे फ्रेश वाटर भी डाला जा रहा होता है। लोग जो हैं वो आपको पता है कि किस किस्म का लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं और फिर स्विमिंग पूल्स की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर हुकूमत क्या कर रही है? जी वहाँ पे भी मतलब मैं आपको इस्लामाबाद का बता सकता हूँ, पंजाब में भी ये हो रहा है, मुझे पता है। तमाम ऐसी जगहें जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे वहाँ पे स्पेशली स्प्रे किए जाते हैं और डेफिनेटली वहाँ पे भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी आप प्लीज़ बताइए
कि एक तो आइंदा के लिए क्या लाहे अमल आप लोगों की तरफ से अपनाया जाएगा, और अभी तक क्या आप लोगों की टीम्स बैठ कर ये डिसाइड कर रही हैं कि डेंगू पर कब तक कंट्रोल कंप्लीट हो पाएगा, ये जो अभी एक फर्स्ट सीज़न चल रहा है इसका? जी, ये सबसे अहम बात है जी मेरे ख़्याल में, क्योंकि हमें मौजूदा आउटब्रेक से को स्टडी करना है और इससे जो हमारी लर्निंग्स हैं उसकी बुनियाद पे अगली प्लानिंग करनी है। मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और हमने इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जी पहली बात ये है कि हमें बिल्कुल पूरे साल में किसी वक्त भी इसमें जो एक्टिविटी होनी चाहिए उसको नीचे नहीं आने देना चाहिए। मतलब ये कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा है, जहाँ जहाँ गुंजान आबादियाँ हैं और वहाँ पे ऐसे तारीक गोशे हैं और ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे इस मच्छर के अंडों को या इसके लार्वीज़ को या मच्छरों को उनकी बेखुदी करने की ज़रूरत है, वो जारी रहेगा। हम इस सिलसिले में इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी गवर्नमेंट का प्लान है, जिसमें कि हेल्थ के लोग अब शामिल होंगे और इन डेंगू और दूसरी भी अमराज जो हैं जो कि वेक्टर बॉर्न हैं, जिसमें मलेरिया भी है, तो वेक्टर बॉर्न है मतलब कि मच्छर की वजह से या दूसरे कीड़े मकोड़ों की वजह से जो वायरस फैलता है इंसानों के अंदर, तो उसकी बेखुदी के लिए भी एक पूरी वेक्टर एक पूरी प्लानिंग करेंगे इस दफ़ा जी। चलिए इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि आप लोग जो इक़दाम करने जा रहे हैं वो आवाम को भी पसंद आए और डेफिनेटली आवाम की मुश्किलात भी कम है। बहुत शुक्रिया अगेन आपको दुआ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कोशिश है कि सुबह सुबह पाकिस्तान में दोबारा से लें और हिस्सा बनाएं अपने शो का। गुफ्तगू होती है और शायद मैं कहूँ कि ये ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आपने कुछ डिसाइड करना होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें, वो जहानत, वो तमाम सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हुई होती हैं, उनको किस तरह से जज किया जाए और किस तरह से पता चल सके कि आपके अंदर क्या करने की सलाहियत है, आपके अंदर किस चीज़ के लिए टैलेंट मौजूद है और उसको एक्सप्लोर कैसे करना है, उसको किस तरह से आपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने, ये सारी चीज़ें होती हैं। कई लोग होते हैं जिनको बड़ा पता होता है कि जी हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मगर तरीक़ेकार उनके जहन से बिल्कुल गायब होता है। वो नहीं जानते कि वो ज़िंदगी में क्या करने आए थे, क्या करके जा रहे हैं, और सारी ज़िंदगी वो सिर्फ एक मायूसी का पहलू अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। इस तरह मेरे बहुत सारे देखने वाले जो कि शामिल होना चाहते हैं इस टॉपिक में और अपनी कामयाबी या अपनी जहानत या अपने छुपे हुए टैलेंट से मुतालिक बात करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वो हमें कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ यहाँ पर जो मेहमान हैं उनसे राय भी ले सकते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब भी ले सकते हैं। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले अक्सर हमारे शो का हिस्सा बनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं अली अब्बास साहब। थैंक यू सो मच अली, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ राना आदिल साहब हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इनके हमरा मंसूर आजम काजी साहब हैं, ये सीनियर एंकर पर्सन हैं और आप इनको टीवी स्क्रीन पर अक्सर देखते हैं शो करते हुए। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर जो छुपी जहानत होती है, आपका जो टैलेंट होता है, उसको किस तरह से बाहर आना चाहिए। मुझे बताएं पता कैसे हो भी आपके अंदर कोई जहानत है भी कि नहीं? जब तक हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस का अंदाज़ा नहीं होगा, हम बेहतर तरीके से कोई डिसीजन करने में कामयाब नहीं होते। अब ये डिपेंडेंट है कि हम किस एज में अपने टैलेंट को या किस एरिया के अंदर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सलाहियत रखते हैं, तो किस तरह से हम उसको ग्रेजुअली जज करने में कामयाब होते हैं। जैसे अगर हम बचपन से अपनी लाइफ को या अपने मामलात को या अपने दाएं बाएं में जो भी हमारे बच्चे हैं या छोटे बहन भाई हैं उनको हम देखते हैं और वो ग्रेजुअली जब ग्रोन अप करते हैं, तो उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका इंटरेस्ट किस एरिया में, और इंसान बड़ा बखूबी अंदाज़ा कर सकता है, बट उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक वो सोचने का आंसर उसकी ज़िंदगी में नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जब कोई काम करते हैं उसको हम एवेल्यूएट नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम सोचने का काम सबसे कम करते हैं और हर वक्त हम करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, तो उसका नुकसान ये होता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि हम किस डोमेन में, किस डायरेक्शन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब तक हम सोचना शुरू करेंगे और साथ साथ जो जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सम टाइम लाइफ में ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट सम टाइम होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस कायनात में मुख्तलिफ़ सलाहियतें दे के भेजा है। अगर वो सलाहियतें जानने में कामयाब हो जाता है तो उससे
बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो अल्लाह पाक की नेमत का कोई और शुक्र अदा करने का तरीक़ाकार नहीं हो सकता। अच्छा मंसूर काजी साहब, मुझे आप ये बताएं, अब जिस तरह से राना दिल साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि हम लोग सोचते कम है, बस करने की बात करते रहते हैं, करना है करना है करना है करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ख़वातीन, बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे हैं जो मुझे शायद देख के कहने के बात कर रहे हों कि भाई मुझे भी होस्टिंग करनी है। आपको देखने के बाद शायद बड़े लोग इंस्पायर हुए और नौजवानों ने कहा नहीं हमें भी एंकर ही बनना है। तो ये कितना ज़रूरी होता है कि आप पहले ख़ुद को जान तो लें आप क्या है, या आपका यही काम है कि आपने किसी दूसरे को देखा और ख़ुद भी कूद गए कि मुझे यही काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और ये 2-3 चीज़ें मैं आई जस्ट वांट टू उसको थोड़ा सा इकट्ठा मिलाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जी आपने अपनी ज़िंदगी में आपको कौन सी वो चीज़ें हैं, वो काम हैं जिनको करके आप खुश होते हैं, जिनको करके आप कंप्लीट फील करते हैं, आपको लगता है कि मैं मुकम्मल हो रहा हूँ, मैं कुछ एक अच्छा किरदार अदा कर रहा हूँ। ये सबसे पहली डिफाइनिंग मोमेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए। फिर सेकंड स्टेप आता है कि आपने उसमें आगे क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली आप जिस तरह बात कर रही हैं अभी 90% लोगों का ये ख्याल होता है कि जी हमने एंकर्स बनना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी दूसरे को देख के मुझे यही बनना है। अब मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वंस आई वाज कमिंग इन द मॉर्निंग, तो मैं अभी वही बात आपसे भी कर रहा था कि आई एम श्योर आप सुबह 6 बजे उठी होंगी और उसके बाद यू मस्ट बी गेटिंग रेडी फॉर ऑल दैट। हम लोग अगर करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं द होल डे वी आर स्टडिंग एंड ऑल दैट, ताकि वी शुड बी अप टू द मार्क विद एवरीथिंग। इसमें होता ये है कि हम लोग सिर्फ उस वक्त जो चीज़ चल रही होती है और हमारी आंखों को जो अच्छी लग रही होती है हम उसके साथ लिंक कर देते हैं अपने आप को, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट व्हाट्स रियलिटी इज़। आपने अगर कोई काम करना है सिर्फ इसलिए मत करें कि ये इंसान कर रहा है और ये अच्छा कर रहा है। हाँ। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जो उससे बहुत बेहतर हो, लेकिन आपने अपने माइंड को स्टिक कर दिया। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ग्रूमिंग का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे स्कूल्स का। हमें बचपन से एक चीज़ माँ बाप डिफ़ाइन कर देते हैं कि तुमने बड़े होकर ये बनना है। वो बच्चा 5 साल का भाई, उसको बड़े होके बनना है, उसको पहले बड़ा तो हो लेने दो। हाँ। उसके इंटरेस्ट तो देख लो वो कहाँ पर है। उसको आपके बच्चे को क्रिकेट पसंद होगी, आप उससे कहेंगे नहीं बैडमिंटन खेलो। बैडमिंटन पसंद होगी, नहीं क्रिकेट खेलो। भाई हो सकता है उसको स्विमिंग पसंद हो, सिमिलरली हो सकता है उसको इंजीनियरिंग पसंद हो। वो जो फैमिलीज़ में होता है ना, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ब्यूरोक्रेट, ये एक हमारी मिथ बना ली है हम लोगों ने। वेयर एज आपने अपने बच्चों को इंटरेस्ट देखनी है कि वो कहाँ पर हैं और बच्चों ने खुद डिफाइन करने अपने आप। अच्छा, इंटरेस्ट की आपने बात की अलीम, हमारा इंटरेस्ट हर दूसरी चीज़ में हो जाता है। जैसे एक शख्स है वो नौकरी कर रहा है मगर किसी को देखता है कि उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको लगता है नहीं मैं कारोबार कर सकता हूँ। वो कारोबार में पैसा लगाता है, डूब जाता है। फिर उसके बाद अच्छा नहीं मेरा ख्याल है मैं इसमें नहीं, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है हमारा बढ़ता चला जाता है, मगर हम बहुत कुछ गंवाने के बाद भी नहीं समझ पाते कि हमारी मंजिल क्या है। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। मुमताज़ साहब फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी जो है वो आपका शौक़ ही आपका प्रोफेशन बन जाए। हाँ। क्योंकि आप सरबत आप गौर करें अगर तो इंसान की जो बेशतर ज़िंदगी का वक्त है वो उसके वर्क प्लेस पे गुजरता है और 2 डिसीजन इंसान की ज़िंदगी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक उसने प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना है और एक लाइफ पार्टनर कौन सा चूज़ करना है। अगर ये दोनों में कहीं ना कहीं हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो आपकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी मुश्किल बन जाती है। अब 6 तरह के टैलेंट हैं सरबत। आर्ट्स है, आर्म फोर्सेस हैं, आईटी इंडस्ट्री का टैलेंट होता है और एजुकेशन उसमें इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है और लीडरशिप का है। ये दुनिया में 6 तरह के टैलेंट होते हैं। अच्छा, अब इस 6 तरह के टैलेंट में फिर आगे से सब टैलेंट्स नीचे आते हैं। जैसे अगर आर्ट्स का हिसाब से जो एंकरिंग है, राइटिंग है, टीचिंग है, ये सारा आर्ट्स वाली कैटेगरी में आएगा। इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। मेडिकल में साइकोलॉजी है, फार्मेसी है, बाकी जो इंसान के साथ रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। आर्म फोर्सेस में आर्मी में जाना है, पुलिस में सिक्योरिटी एजेंसीज बनानी है, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। अब ये 6 तरह के टैलेंट होते हैं। अब पता कैसे चलेगा, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट मौजूद है। बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा टैलेंट भी होते हैं इंसान के अंदर। जवेद चौधरी साहब ने ये बात समझाई थी, उनके साथ मैं एक सेशन कर रहा था। उन्होंने कहा कि 3 निशानियाँ इसकी। पहली निशानी ये है कि आप वो काम मुफ्त काम करने के लिए तैयार होंगे।
दूसरी बात, जब आप वो काम करेंगे तो आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाएंगे, आप वक्त नहीं देखेंगे कि मैंने घर किस टाइम जाना वापस, उस लगन में रहेंगे। तीसरी बात, आपके जो काम हैं वो आपको ख्वाब में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ख्वाब झूठ नहीं बोलते। अगर आपके काम, आपकी चीज़ें, आपके प्रोजेक्ट्स आपको ख्वाब में आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें काम वो चूज़ करना पड़ेगा अब ज़िंदगी में जिसका आगे आने वाले वक्त में स्कोप है। जैसे अकाउंट्स के जो काम जितने भी हैं या फाइनेंस से रिलेटेड काम है, जो बैंकिंग से रेलिवेंट काम है, वो आने वाले वक्तों में 10 साल के बाद जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सारी कंप्यूटराइज्ड होने वाली है। अगर आज कोई बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से एजुकेशन हासिल करेगा या उसकी ख्वाहिश होगी कि मैंने उसमें जाना है, तो वो हो सकता है ज़्यादा कामयाब ना हो सके। आने वाले ट्रेंड्स के हिसाब से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है वो कहती है इवेंट मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी इंडस्ट्री और जो इस तरह की जो फील्ड्स हैं वो आने वाले वक्त में उनकी ज़रूरत है, उसमें इंडल्ज हो जाएं। ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर्स की तरफ भी बढ़ते हैं। मेरे साथ वकास हैं, पहले कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई वकास, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके शो के बारे में कि इट्स लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि इसमें आप सोशल इशू को डिस्कस करते हैं, लोगों की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और इस्लामिक जो है टॉपिक उनको भी लेके चलते हैं। तो मच अप्रिशिएट। और प्लीज़ एक बात एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, नॉट लाइक अदर शोज जो कि मॉर्निंग को मेहंदी, बारात और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो इट्स रियली वेरी नाइस। और सेशन में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, अभी मैं बल्कि ऑफिस से नहीं कर रहा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ, इसलिए लिटिल हरी। बस ये बात कहना चाहूँगा कि जो भाई ने बात की है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी बस जैसे कहते हैं ना कि भेड़ चाल के पीछे चल रहे होते हैं, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर एंड इंजीनियर एंड सो ऑन। उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा रूम दें टू डेवलप देमसेल्फ, टू एनालाइज देमसेल्फ कि हम क्या बनना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं इंसान को कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, आई बिलीव इसमें थोड़ा सा ये भी हमें हिंट दिया जा रहा है कि अपने आप को खोजने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है वकास, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने जो बातें की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते इन चीज़ों को। इरफान नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई इरफान, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप इरफान जवेद बात कर रहा हूँ, फिजिकल ट्रेनर हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बात कीजिए। जी दुनिया के कई मुल्कों में गया हूँ और आप ही मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक चुना है। जब हम अपने प्रोफेशन को इश्क या अपना जुनून बना लेते हैं तो हमारी स्किल्स भी पीछे रह जाती हैं। मेरी पाकिस्तान में ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में लाफ्टर योगा को बतारफ कराऊँ, लाफ्टर थेरेपी को। मैंने एजुकेशन पे बड़ा काम किया है जिससे हमारे बच्चों की हेल्थ बेहतर होते थे। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी स्किल से नवाजा है। जबरदस्त जबरदस्त। जी अगर हम अपने बच्चों को लाफ्टर थेरेपी करवाएंगे, इस तरह ये सॉन्ग थेरेपी, ये क्लैपिंग करवाएंगे तो वी कैन चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम, ना कि हम पाकिस्तान को फिनलैंड की जगह पे लेके आ सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा आप जैसे नौजवान मौजूद रहे तो पाकिस्तान बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप भी शामिल हुए। अच्छा राना दिल साहब, जिस तरह से हम इंटरेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, अच्छा ये भी एक कन्फ्यूजन है। बचपन में हम देखते हैं कि एक बच्चे का इंटरेस्ट होता है मेडिकल के अंदर, वो बचपन से वो ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है खेल खेल में, या कुछ आर्मी से रिलेटेड बच्चे होते हैं बचपन से ही उनको आर्मी में जाने का शौक़ होता है, मगर जब कोई मेडिकल की फील्ड में आता है या आर्मी की फील्ड में प्रैक्टिकली जाने की कोशिश करता है तो भाग जाता है, नहीं भी मेरे बस की बात नहीं है। तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि जो बचपन में इस बच्चे का इंटरेस्ट ये था, बड़ा होकर भी ये बनेगा, हालांकि वो बच्चा भाग जाता है, तब उसकी सलाहियतों का हमें कैसे पता चले? अच्छा ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ एक ही एरिया के अंदर हम सोच रहे हो। नहीं मतलब ओवरऑल अगर मुख्तलिफ ज़ावियों से जनरल बात कर रहा हूँ कि अक्सर हम बच्चों को घरों में देखते हैं कि वो सबसे पहले टॉयज़ को तोड़ना शुरू करते हैं और उसके अंदर वो देखते हैं कि इसके मैकेनिक्स क्या हैं। तो अक्सर और बेशतर पेरेंट्स जो है वो ये एज्यूम करने बैठ जाते हैं कि ये शायद आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। अब वो खोजने की तबीयत है जो अल्लाह पाक ने हर इंसान को दी है। बच्चा उस एज में बिल्कुल इस चीज़ से आरी होता है और उसको जो भी चीज़ कोई नज़र आती है वो उसको देखना शुरू करता है कि इसके अंदर क्या है। अच्छा बच्चे बचपन में जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अगर पेरेंट्स उसी वक्त उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना शुरू करें तो वो ग्रेजुअली उसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। बिल्कुल ऐसा। और जितना ज़्यादा वो फोकस करता जाएगा, मतलब अगर हम इंटरनेशनल स्कूलिंग की बात करते हैं तो अगर उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा जो है इसको कार्स अच्छी लगती हैं
तो उसके गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं या उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं कि आप इस बच्चे को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम जो इसको आपने जोड़ना है या नॉलेज देना है वो इससे रेलेवेंट देना। अब बात ये है कि अगर ग्रेजुअली चेंज भी हो जाए, और लाइक अगर हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जो बचपन से काम कर रहे थे जिसकी वजह से वो रिनाउंड हुए, जिसमें वो कामयाब हुए, वो वही काम हो जो उन्होंने बचपन में किया। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें अपने बच्चों को सोचने की आदत डालनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने बच्चों को फोकस करने की आदत डालनी है। जनरली क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते, तो जैसे अभी आपने भी बात की, सर ने भी बात की, कि जब हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते तो फौरी हमें कोई ना कोई चीज़ एडमायर कर जाती है, और वो जैसे ही हमें कोई चीज़ एडमायर करती है तो हमारा सफ़र जो है वो ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है। अल्टीमेटली हम वहाँ पहुँचते ज़रूर हैं, बट जब हम पहुँचते हैं तो शायद बहुत सारी देर हो गई होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने बच्चों को एक तो फोकस करना सिखाएं, नंबर 1। नंबर 2, वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम को वो एवेल्यूएट करने की उनको हम ज़रूर आदत सिखाएं। और नंबर 3 जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिस एज में भी वो जिस एरिया में भी जाना चाहता है उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बाद हम उसको ज़रूर मौका दें। मतलब लाइक हम एजुकेशन के अंदर देखते हैं कि अक्सर बेशतर बच्चे जिनके मैट्रिक के अंदर वो बड़ी मुश्किल से पास हुए होते हैं और वो आते ही हमें कहते हैं कि मुझे एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी। तो हम जब उनसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो बच्चा बिल्कुल भी इंजीनियरिंग साइड का नहीं है, ये तो आर्ट साइड में जा सकता है। तो इसके बड़े टेस्ट भी मौजूद हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और टैलेंट जो है वो एक स्किल की तरह, टैलेंट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं, अगर ये वही बहस है जिसमें हम कहते थे कि लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर टू बी मेड, तो ये भी वैसी ही कोई बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने इंसान को सिर्फ एक टैलेंट दे के नहीं भेजा इस दुनिया में, अल्लाह पाक ने इंसान को मल्टीपल टैलेंट्स के साथ पैदा किया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको मौका दें, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो खुद फोकस करे उस एरिया के अंदर, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके कुछ टेस्ट आजकल बहुत आ गए हैं पाकिस्तान में, कम होते हैं, जिसमें हम उसको राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब का जो एक तरीक़ाकार है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग हैं अपने टैलेंट भी जानते हैं, उस रास्ते के ऊपर भी गामजन होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, उनको हटाते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर फिर भी वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते मंजिल के करीब पहुँच कर भी कि शायद हमें ये नहीं चाहिए था। तो ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? अगर आपको मैं आज कहूँ कि ये पहाड़ को खोदें और वहाँ से आपको ख़जाना मिलेगा तो हो सकता है आपको इस बात का यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं उस पहाड़ के अंदर सुराख कर दूँ और उस सुराख करके आपको दिखा दूँ कि सरवत वो सामने ख़जाना नज़र आ रहा है, तो आप ख़जाना देखेंगी और आप पहाड़ को खोदना शुरू कर देंगी। हमें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी इंटेलेक्चुअल को, स्कॉलर को, फ़िलासफ़र्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। और आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप उन प्रोफेशन में जो सक्सेसफुल लोग हैं अगर आप उनके साथ अटैच नहीं हैं तो जो सुराख है ना, वो सुराख से आपको वो ख़जाना नज़र नहीं आएगा सामने। ये वो फ़िलासफ़र्स होते हैं, ये वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये वो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने रास्ता वो तय कर लिया होता है 40 साल लगा के अपनी ज़िंदगी में। अगर आप उनके साथ अटैच होंगे तो आपको डे बाय डे आपको रास्ता मिलता रहेगा और उसके साथ साथ आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी। ठीक, ओके। राना साहब, लास्टली मुझे ये बताएं, अपनी ज़िंदगी का मकसद किस तरह से तलाश किया जा सकता है? देखिए, ज़िंदगी का मकसद एक तो अल्लाह पाक ने जब इंसान को बनाया तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं ये समझता हूँ कि जब तक ज़िंदगी का मकसद जो है हमारे साथ जो रहने वाले इंसान हैं, अगर हमें उन इंसानों को हमसे कोई नफ़ा नहीं हो रहा, हमसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि लाइफ जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। जब तक हमारे सराउंडिंग के लोग हमसे कोई बेनिफिट नहीं उठाने में कामयाब होते और हमारा फोकस हमेशा ये नहीं होता कि मेरी ज़ात के साथ साथ विन विन सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं, तो ज़िंदगी के अंदर जो ज़िंदगी का मकसद हयात है वो इस बात से कतई नज़र कि हम किसी रिलीजन के तहत बात करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अल्लाह पाक ने जो ये इंसान बनाया, जो मखलूक बनाई, इस मखलूक की ज़िंदगी में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और जितने भी बड़े लोग हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, जितने अम्बिया कराम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, या जितने सक्सेसफुल लोग हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, उस सब के सब की जो सक्सेसफुल क्राइटेरिया है उसके अंदर जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको उसी नंबर पे रेट किया जाता है। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है मैं समझता हूँ। ठीक है, मंसूर आज़म काजी साहब, लास्टली कोई मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहें उन यंगस्टर्स के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, मेरे तीनों मेहमानों को सुन रहे हैं? हमें जी चेंज को बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए और हमें रेडी रहना चाहिए चेंज के लिए।
बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी का टाइम स्पैन हमने गुजारना होता है इस दुनिया में, 60-70 साल। आप एक चीज़ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आप दूसरी चीज़ ऑप्ट करें। आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आप तीसरी चीज़ ऑप्ट करें। आपने ज़िंदगी में हार आपके SOP में नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू डू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप लोग ट्राई करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सक्सेसफुल। अपने ख्वाबों को साथ लेकर चलें, अपने ख्वाबों के पीछे भागें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि आपने उन चीज़ों को लेकर चलें जहाँ पर आप इसको पूरा केटर कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मंसूर आजम काजी साहब, राना दिल साहब, आपका अली अब्बास, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सुबह पाकिस्तान के लिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी सेहत से मुतालिक हम बात करेंगे। स्टे विद अस। अब योगा की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे मूड स्विंग्स हैं आपके जो कि कंट्रोल हो सकते हैं योगा के ज़रिए। मगर योगा को करने का तरीक़ेकार क्या होता है, इसकी मशक़ करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और बाकायदा कितनी देर तक इसको करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाह रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी से निकल जाएँ, जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। वो सारी चीज़ें योगा के ज़रिए किस तरह से कंट्रोल हो सकती हैं, तो इस पर बात करने के लिए अक्सर हमारे शो में आती हैं। हमारे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट रुखसाना महमूद साहिबा, बहुत शुक्रिया रुखसाना, थैंक यू सो मच। फरजाना भी हमारे साथ मौजूद है, योगा के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। मगर इसके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसे मेहमान भी मौजूद हैं जिनकी मैं बात करूं तो हमेशा उनकी अदाकारी देखी, उनकी मॉडलिंग देखी, और अब अगर उनकी योगा के हवाले से देखें या फिटनेस के हवाले से देखें तो वो आज भी मोतरफ हैं, आज भी उनकी तारीफ़ किए बगैर हमारा दिल रुकता नहीं है। मारूफ अदाकारा, मॉडल और फिटनेस ट्रेनर जिया अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जिया, थैंक यू सो मच सुबह पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह आज भी आप बड़ी फिट हैं, तो लोग तो यही जानना चाहते हैं कि भाई जिया इतनी फिट कैसे है। सिंपल, सादी और सेहतमंद ज़िंदगी मैं समझती हूँ। सिंपलिसिटी, सादगी जो है इंसान को सेहतमंद रखती है। और मैं बाय नेचर ही अपनी अम्मी की तरफ से कुछ इस नेचर की मालिक थी, लेकिन जब से योगा मेरी ज़िंदगी में आया है, मेडिटेशन और अच्छे उस्ताद मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतरी तेज़ी से आने लग गई है। सही। तो जिया लोगों को भी बताएं ना योगा कितना फ़ायदेमंद है, लोग भी जानना चाह रहे हैं। अगर जिया योगा करती हैं तो योगा वैसे ज़िंदगी में कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, अगर योगा हमारी हर कल्चर और मज़हब में दे दिया गया है कि आप किसी भी वक्त जो अब अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, रूहानियत के साथ, अपने किसी भी रिलीजन को एक कूज़े में बंद करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी मशकें जो हैं, ऐसे बहुत सारे पॉस्चर्स जो हैं वो बताए गए हैं। लेकिन लाजिम यही है कि हम उसको फॉलो करें, और फॉलो करने के आसान तरीके ये हैं कि बावजू भी रहा जा सकता है, वो भी अपनी तरफ से एक रूहानियत में, एक नेचुरल सिलसिले में रहने का है। नमाज पढ़ी जा सकती है। हाँ, बहुत सारे लोग, जैसे मैं ज़ाती तौर पे बहुत परेशान होती थी कि मेरी ब्रीदिंग इश्यूज़ की वजह से मैं जानमाज पे होके भी मेरी तवज्जो जानमाज पे नहीं रह सकती थी। तो मेडिटेशन ने, मुराकबे ने, सांस की मशकों ने, जो कि योगिक पोस्चर्स में भी बताई जा सकती हैं, अकेले भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, तो उससे हम जो हैं वो अपने ध्यान को, अपनी मेडिटेशन को, अपने मुराकबे को नमाज की हद तक भी हम उसको फोकस कर सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन, अब आके हम हर चीज़ को साइंस पे डाल देते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हमारी मजहबी किताबों ने, हमारी दीनी, हमारी कल्चरल बुक्स ने बहुत पहले से इस चीज़ को साबित कर दिया हुआ है कि आपकी अगर सांस जो है वो इस लम्हे में है, और तो आपके पॉस्चर्स, आपकी एक्सरसाइज, आपका पूरा दिन जो है वो एक बहुत पुरसकून गुजर सकता है। तो आपका अगर दिमाग पुरसकून है
ठीक है, आपका दिमाग इस लम्हे में है तो आपकी बॉडी कभी भी जो है वो अनहेल्दी नहीं हो सकती। बिल्कुल, चलिए सुकून किस तरह से दिया जा सकता है जिया? एंजाइटी की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, सुकून किस तरह से और फोकस किस तरह से रखा जा सकता है तो जानेंगे। हमारे साथ रुखसाना साहब भी मौजूद हैं। रुखसाना साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरह से अभी जिया ने भी बात की प्रॉपर मश्क के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, तो योगा की एक प्रॉपर मश्क होना और फिर इसकी ट्रेनिंग करते रहना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, योगा की बहुत से प्री रिक्विजिट्स हैं जिसको बहुत से हमारे जो स्टूडियोज़ हैं और योगिस जो हैं वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि योगा जो है ना तो कोई रिलीजन है और ना ही कोई एक्सरसाइज रिजीम है, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल के लिए 1 घंटे के लिए आपने योगा किया, बाकी 23 घंटे आपने क्या करना है वो भी आपको योगा बताता है। और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सी हमारी मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो हमारी सोच की जो बीमारी हैं वो इसलिए कि हम या तो पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। योगा में माइंडफुलनेस की देयर आर सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों के इसके बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। योगा का अष्टांगा योगा में 6 एंड 7 चैप्टर जो है धरना और ध्याना का वो है ही माइंडफुलनेस का। अच्छा, आप लोगों की एक मिसकंसेप्शन ये है कि माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस के लिए, मेडिटेशन के लिए एक बड़ी ग्लैमराइज्ड एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है, नेचर में बैठना, पहाड़ों पर जाना ज़रूरी है। नो, दिस इज़ नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इन द मोमेंट। फॉर इंस्टेंस, अगर आप टीथ ब्रश भी कर रहे हैं और आप माइंडफुली कर रहे हैं तो आपने अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करके उस मोमेंट में इन्वॉल्व होकर करना है, तो आप माइंडफुलनेस, आप मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, आप अपनी 5 सेंसेस के साथ नवाला तोड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके टेस्ट को, उसके अरोमा को महसूस कर रहे हैं, उसको टेक्सचर को फील कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, आप मोमेंट में प्रेजेंट हैं। क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और माइंडफुलनेस अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी थेरेप्यूटिक टूल में। तो हम अपने पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं, हम उनको सिर्फ ये माइंडफुलनेस ही अगर करवाएं तो उनके हाफ से ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपको मेडिटेशन के लिए या मराकबे के लिए किसी एक ग्लैमराइज इन्वायरमेंट की, किसी म्यूज़िक की, किसी एक सेटिंग की, फिज़िकल सेटिंग की ज़रूरत है। आप जिस भी मोमेंट में, आप उसी मोमेंट में अपनी ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग की आदत सबको होनी चाहिए, अपने पोस्चर मेंटेन करने की आदत सबको होनी चाहिए। आप इनहेल करें, आप एक्सेल करें। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं जिसको प्राणा हम कहते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइज है, एनोलॉम वेलॉम इसमें बहुत अच्छी है, फरजाना भी कर भी रही है। इसमें हम एक नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सेल करते हैं और सारा फोकस अपनी इनहेलेशन और एक्सेलेशन में रखते हैं। इसकी एफिकेसी को बढ़ाना है तो आप अपनी फिंगर से कोई मुद्रा मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह फरजाना ने इस वक्त प्राणा मुद्रा मेंटेन किया हुआ है, ये हमारी वाइटल फोर्स एनर्जी जो है उसको मेंटेन करता है। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होकर योगा को योगा बनाती हैं। योगा आपको ये भी बताता है आपने सोना कैसे, आपने उठना कैसे, आपने खाना कैसे, आपने नहाना कैसे, आपने बात कैसे करनी है। तो योगा बिकम्स यू। ठीक है, यानी कि योगा के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं जो लोगों को शायद मालूम नहीं है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जब योगा एक्सपर्ट्स को बुलाएं, जिस तरह से आज हमने जिया अली को बुलाया है, रुखसाना साहब अक्सर हमारे शो में आती है, लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। जिया, मुझे ये बताएगा, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, अचानक बैठे बैठे मूड स्विंग कर गया उनका, और अचानक बैठे बैठे लोगों के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है या तबीयत में एक अजीब सी तेज़ी आई हुई होती है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए योगा किस तरह से हमारी हेल्पफुल है और कौन सी एक्सरसाइजेस हम योगा की कर सकते हैं? देखिए, हार्मोनल बैलेंस जो इंसान का होता है ये कुदरती निज़ाम है। ठीक है, हम इसको माँ के पेट से लेके निकलते हैं इन सारे सिस्टम्स को, और मैं योगा को पिछले 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरी जो अपनी तालीमात है, जो लर्निंग के ज़रिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते एज अ टीचर, आपका अपना मेडिटेशन के साथ या पोस्चर्स के साथ एक गहरा ताल्लुक़ नहीं होता, तब तक आपकी जो टीचिंग होती है वो बहुत गहरी नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकती। तो मैं ये समझती हूँ कि योगा एक साइंस भी है, योगा एक मज़हबों की तरफ से बुनियादी तौर पे एक बेहतर इंसान, एक बैलेंस इंसान बनने के लिए भी एक गाइडलाइन है। सो ये बहुत एक ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि हम हर इंसान के अंदर नेचुरली पाई जाती है। जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तो हम एक सर्टन पोस्चर में होते हैं ताकि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उन पोस्चर्स में डेवलप हो रहे
होते हैं। जब हम बाहर आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है कि हाँ कुछ ये पॉस्चर्स जो है ये इंसान के ऑर्गन्स को बेहतर करते हैं, लेकिन हम इंसान माँ के पेट से वो लेके निकल रहे हैं। हाँ। तो ये इतना नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात है कि योगा को ये कहना कि वो एक आउटसाइड कोई स्ट्रक्चर है, वो ऐसा नहीं है, वो एक नेचुरल है। हर इंसान जो है हर वक्त एक सर्टेन पोस्चर्स में। जी हाँ, जिनको चिड़चिड़ाहट का मसला है, मूड स्विंग्स का इशू है, उसके लिए कोई टेक्निक बताएं योगा की। ब्रीदिंग, जब आप अपनी सांस को, अगर हम लोग हर वक्त जो है ना वो सिर्फ सांस को ले रहे हैं, एक शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं। हम सांस को जब भरपूर तरीके से किसी भी मेडिटेशन के ज़रिए या किसी भी सांस की मश्क के ज़रिए या किसी पॉस्चर के ज़रिए जब हम ऑक्सीजन को पूरी तरह बॉडी में भरते हैं, और ऐसी चीज़ें जो है हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने से बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन कम होती है, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनिक, आपका जो हार्मोनल अनबैलेंस है वो हर एज में आपके साथ, आपको हर थोड़े थोड़े सालों बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। आपको उसको बैलेंस रखने के लिए अपनी बॉडी को जितना हो सकता है नेचुरल चीज़ों के पास रखें, आप डिटॉक्स करें, आप हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप खुराक बेहतर से बेहतर। अब ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है, ऐसी बेसिक नॉलेज है जो कि हर इंसान को नेचुरली अपने सिस्टम के बारे में आ जाती है। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता, कोई चीज़ नहीं हायर करनी पड़ती किसी टीचर के। ये इंसान जब अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है, सेहतमंद रहने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ने उसके सिस्टम में ये चीज़ें डाल के भेजी हैं कि आप अच्छी तरह सांस लें, बड़ा खुल के सांस लें, आप हेल्दी खाने खाएं, आप अपनी नींद पूरी करें। जब आपको खुद को अवेयरनेस आ जाती है तो जो आपका एंजाइटी स्ट्रेस है वो खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू होता है। एंजाइटी स्ट्रेस हमेशा इंसान को उस वक्त होता है जब आप बहुत सारी आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन अपने अंदर गेन कर लेते हैं और आपके सिस्टम को समझ नहीं आती कि अब आप किधर जाएं, क्या करें। तो आपका सिस्टम कंफ्यूज होने शुरू हो जाता है या बीमार होने शुरू हो जाता है। तो जैसे आप नेचर के करीब जाते हैं तो आपका सिस्टम नेचुरली अलाइन हो जाता है और आप एक नॉर्मल हैप्पी हेल्दी, जैसे हम इत्तफाकन अगर हम अपनी फैमिली के साथ प्लान करके नहीं जाते जी हमने अपना स्ट्रेस एंजाइटी दूर करना है, छुट्टियों पे जाना है या कोई ऐसी आउटिंग करनी है, कोई ऐसी नेचुरल जगह पे जाना है, तो आप प्लान करके तो नहीं जाते कि आप अपना एंजाइटी स्ट्रेस दूर करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप छुट्टियों पे जाते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल बिल्कुल आप हैप्पी फील करते हैं। ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, एक तो फरजाना साहब बस ये कहिए कि ये हमें कुछ पोस्टर्स बताएं जिससे से सही तरीका होता है। आपने बताया कि लेटने का एक सही तरीका होता है, हर चीज़ के पोस्टर्स होते हैं, तो वो हमारे साथ शेयर कर लें। इसी में इन्हीं पोस्टर में तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हाइट की प्रॉब्लम के हार्मोनल पोजेस में है। फरजाना पहले हार्मोनल पोजेस करें। हार्मोनल पोजेस में 4-5 पोजेस हैं जो आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप चाइल्ड पोज में होते हो। चाइल्ड पोज में अगर आपके लिए बेंड करना मुश्किल है तो अपने फोरहेड के नीचे जो है आप कॉर्क ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट पिलो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई पोज है। बटरफ्लाई पोज अगर आपकी नी बेंडिंग नहीं हो रही है तो आप नी को थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं या एलिवेट कर सकते हैं। आप इनहेल करेंगे, नी जब ऊपर जाती है आप इनहेल करते हो, जब वो नीचे आती है एक्सेल करते हैं। इसको बहुत स्लो और जेंटल में करेंगे। इसके अलावा हाफ ब्रिज पोज है। फरजाना हाफ ब्रिज पोज में आ जाए। हाफ ब्रिज पोज ये सब हार्मोनल, ये तमाम ख़वातीन को जिन बच्चियों की साइकिल स्टार्ट हो गई है उसके बाद ये पोजेस करना शुरू करें तो उनकी एक तो साइकिल बहुत मेंटेन रहती है, दूसरा उनको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू होता ही नहीं है। आप इनहेल करते हुए ऊपर जाते हैं, अपनी टमी को ऊपर लेकर जाते हैं और उसके बाद एक्सेल करते हुए नीचे लाते हैं। ये एक्सरसाइज आप 20 to 40 टाइम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैमल पोज है, कैमल पोज कीजिएगा फरजाना। कैमल पोज जो है ये थायराइड्स को एक्टिवेट करते हैं और थायराइड जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, तो वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है वो या तो इसको मेंटेन कर लें 10 सेकंड्स के लिए और 10 सेकंड्स के लिए वो 10 सेट्स कर सकते हैं, या इसको जो है इजी पोज करें फरजाना, या वो इसको 20 to 40 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार विन्यासा फ्लो में,
सूर्य नमस्कार में तमाम प्रॉब्लम जो कि वेट से रिलेटेड हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड है, एंजाइटी से रिलेटेड है, इन सारी एक्सरसाइजेस में आपने ना सिर्फ अपने पोस्चर्स को मेंटेन रखना है और उसको मेंटेन करना है, आपने अपनी ब्रीदिंग का भी ख्याल रखना है। मोस्टली योगा में ये होता है कि बहुत से योगी भी नहीं बताते हैं कि जब भी हमारी बॉडी एक्सपैंड कर रही होती है और बैकवर्ड जा रही होती है तो हम इनहेल करते हैं, और जब भी वो जो है श्रिंक हो रही होती है और फॉरवर्ड आ रही होती है तो हम एक्सेल करते हैं। इनहेलेशन और एक्सेलेशन थ्रू आउट योगा में नॉस्ट्रल से है, ठीक है, क्योंकि जो एडवांस ब्रीदिंग है जिसमें कपालभाति है, जिसमें शतरिका है, शिताली है, उसमें हम लोग माउथ ब्रीदिंग यूज़ करते हैं। और एंजाइटी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत ब्रीदिंग है वो शितकरी और शिताली ब्रीदिंग ठीक है। ओके, अच्छा जिया आपकी तरफ आते हैं। जिया, हमारी कॉलर ने ये बात की, डेफिनेटली उनका क्वेश्चन अपनी जगह वैलिड था कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि योगा सेंटर नहीं जा सकती, तो वो घर में बैठ के किस तरह से इन एक्सरसाइजेज को कर सकती हैं या इन टेक्निक्स को जो सही होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा वैलिड प्रैक्टिकल सवाल उन्होंने किया है। देखें, जितना मुश्किल लोगों के लिए हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, चाहे वो मुश्किल नामों को लेके करें या वो संस्कृत नामों को लेके, सबसे पहले मैं लोगों का जो गलत फहमी है मैं उनको ये क्लियर करना चाहूँगी कि योगा जो है वो किसी भी एक कल्चर की या किसी एक ज़ुबान की मलकियत नहीं है, ठीक है। योगा इंसानों के लिए डेवलप हुआ है। जैसे मैंने दोबारा कहूँगी कि माँ के पेट से जो पॉस्चर्स में हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, हम वहीं से योगा करते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब इंसान को बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं तो वो अपने ज़िंदगी, रेगुलर ज़िंदगी जो उसकी रोज़ की ज़िंदगी है, चाहे उसके सोने का तरीका हो, चाहे उसके सांस लेने का तरीका हो, चाहे उसके बैठने का तरीका हो, जब वो योग को एज अ इंसान अपना लेता है, एज अ इंसान वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और दूसरा सवाल जो उन्होंने मुझसे ये किया, पहले सवाल उनका ये था कि उनको किसी भी सेंटर में जाने की उस वक्त तक ज़रूरत नहीं है जब तक वो ये ना समझें कि उनका ब्रीदिंग इशू जो उनको हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कहीं डिफरेंट कल्चर में जाके करेंगी तो उनकी बॉडी ज़्यादा कहीं स्ट्रेस तो नहीं हो जाएगी, कहीं ज़्यादा एफर्ट तो नहीं उनको डालनी पड़ेगी। वो एफर्ट को जब तक वो खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं गेन करती, उसके लिए मैं समझती हूँ कि यूट्यूब आजकल हमारी ख़वातीन खाना पकाने के लिए, चीज़ें करने के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे चैनल्स हैं, हेल्थ के चैनल्स हैं। तो आप घर बैठे हुए जब आप अपने आप को सिर्फ 1-1.5 घंटा, आधा घंटे से शुरू करें, मैं तो कभी कभी कहती हूँ 15-20 मिनट से अगर आप सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो लेके आए तो आप नेचुरली योगिक पॉस्चर्स में आ जाती हैं, नेचुरली आप एक हेल्दी ब्रीदिंग में आना शुरू हो जाती हैं। और जब आप अच्छी चीज़ सुनती हैं तो आपका सिस्टम इतना ज़्यादा मेमोरी स्टोर करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हमें किसी सही बात का और गलत बात का फ़ौरन असर होता है। इसी तरह हम अगर किसी अच्छी चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं और अच्छी चीज़ पे बात करने की कोशिश करते हैं, अकेले बैठ के करें, अपने आप के अपनी कदर करना सीखें। औरतें हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे घरों के लिए एक बहुत अहम जुज़ है। मैं बार बार अपने शोज़ में आपने जिया अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। जिया, आपने औरतों की बात की है तो औरतों से मुतालिक ये भी बताएं कि जो बड़ी उम्र की औरतें हैं और बढ़ती हुई उम्र के असरात जो हैं उनके चेहरे पर आया होना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी पे आया होना शुरू हो जाते हैं, तो योगा उनको किस तरह से कंट्रोल या ख़त्म कर सकता है? देखिए, योग जो है वो मैं फिर आपको कहूँगी कि ये कुदरती निज़ाम है आपके सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, आपकी सांस को इस लम्हे में रखने के लिए, क्योंकि कुदरत ने जो इस लम्हे में रखने की ताकत हमें नवाज दी गई है, इतनी बड़ी एजुकेशनल सिस्टम है ये अपने अंदर खुद एक सांस के ज़रिए आप एक लम्हे में रहें। आपको कोई बड़े पॉस्चर्स करने की, मुश्किल पॉस्चर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कुछ कोर्सेज करके भी आई हूँ और अभी जा भी रही हूँ 2 दिन बाद। उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे और गूगल पे और इन सब चीज़ों पे मिलती है। तो प्लीज़ अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करें और सीख और सुनना शुरू करें। जैसे आप अच्छी चीज़ें पढ़ना और सुनना शुरू करते हैं, जैसे मैं आप लोगों की चैनल्स की इस वक्त इतनी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आवाम को कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी
अच्छी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर रहे हैं। आप लोग वो रियलिटी बताना शुरू कर रहे हैं इंसानों के लिए जो फ़ायदेमंद है। टेलीविज़न जो है वो हमें हर वक्त लड़ाई झगड़े से निकाल के एक हेल्दी, मैं बहुत देर से टेलीविज़न चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को ये समझा रही थी कि आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारा आवाम जो है वो इतनी बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ जाना बड़ा ज़रूरी है कि ठीक सुबह उठ के या रात को सोने से पहले आप कोई अच्छी बात पढ़ें, कोई अच्छी चीज सुनें, आप देखें कि आपका ध्यान, आपका सांस बड़े असरात खुद आप पे असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात कर रही है। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आयशा, उनसे भी बात करते हैं। जी आयशा, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो आपकी शो की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो आप कर रही हैं। थैंक यू। ये पूछना था कि जैसे ये ब्रीथिंग की प्रैक्टिस बता रही है तो ब्रीथिंग एक मतलब कितने टाइम के लिए करनी चाहिए? ठीक, 10 मिनट, 20 मिनट? ठीक है, ठीक है, पूछ लेते हैं अभी। थैंक यू आयशा, अपनी कॉल की जहांगीर। ब्रीदिंग अभी जी एक और कॉलर है, मैं कह रही हूँ उनसे भी क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आते हैं आपकी तरफ। जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। मैंने पूछना यह है कि मेरा बेटा है, उसकी एज है 10 साल जी। तो उसको उसकी जो हाइट है ना, उसका मसला है। उसकी हाइट जो है ना वो बहुत कम है ना। अब इसके फिर हमने टेस्ट वगैरह आए हैं सारे, तो उसको हार्मोन जो है ना उसकी इंजेक्शन एडवाइस किए हैं डॉक्टर ने। इधर इस्लामाबाद में डॉक्टर गुलबीन है, उन्होंने एडवाइस किया कि हार्मोन के इंजेक्शन आप लगवाएं। अच्छा। वो इसकी ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। हमने लगवाए नहीं है वो, तो काफी लोगों ने बताया। सेहत कैसी है मेरे भाई? आपके बेटे की सेहत कैसी है, ये भी हमारे साथ शेयर करें। सेहत तो उसकी ठीक है, एक्टिव है वो। मैं उसको गेम्स भी कराता हूँ, कराटे करवाता हूँ, तो वो भी चलिए मैं पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, वक्त के काम में बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल की। अच्छा रुखसाना साहब, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे, इसको बिल्कुल वाइंड अप ही करेंगे। एक तो पहले जो था वो एजिंग से रिलेटेड, एक तो एक सेट ऑफ एक्सरसाइज है जिसको ताबतन राइट्स कहते हैं। ऑल्दो के काफ़ी टफ एक्सरसाइज है उसमें, लेकिन ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है उसको, अगर आपने वीडियो को ही फॉलो करना है। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट ये करूँगी कि आप एक बार किसी योगी से मिल लें और अपनी असेसमेंट, नीड असेसमेंट ज़रूर करवा लेंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज, हर ब्रीदिंग आपके लिए नहीं है। और जहाँ तक ये हाइट का इशू है, तो योगा में बहुत से एनिमल पोजेस हैं, ठीक है। एक तो ताबतन राइट्स, एनिमल पोजेस, तीसरा मैंने कैमल पोज है। एनिमल पोजेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं और आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके लिए भी आई सजेस्ट कि आप किसी एक्सपर्ट को एक्सेस करें, क्योंकि ये एक साइंस है, जैसे कि मिस जिया ने भी कहा कि एक साइंस है, इसको हर कोई नहीं करवा सकते हैं और हर कोई कर भी नहीं सकते। कोशिश करें, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उनको ज़रूर मत देना। ओके जिया, बिल्कुल लास्टली एंड शार्पली आप ये बता दें। एक तो उन्होंने कहा कि जी हार्मोनल इंजेक्शंस उन्होंने रिकमेंड किए उनके बेटे के लिए, वो करवाने चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? और ब्रीदिंग के लिए हमारे कॉलर ने पूछा कि कितने टाइम के लिए होनी चाहिए? देखिए, ब्रीदिंग हमेशा, मैं पहले सवाल से आती हूँ, ब्रीदिंग जो है वो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करते हैं। जो भी लंग्स आपकी कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता उसको करते हैं, तो ऐसे जिनको ब्रीदिंग का मेजर प्रॉब्लम है उनके लिए तो ब्रीदिंग टेक्निक्स योगा में इतनी अरबों खरबों ब्रीदिंग डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सो उनको किसी न किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ, अगर वो अपने आसपास के कोई देख लें इलाके में, या शमशाद हैदर साहब की मेरी यूट्यूब पे चलती हैं, हमारे नंबर्स चलते हैं वहाँ पे, हमें वो सिर्फ एक कॉल करके तो हमें तफसील देख सकती हैं। मेरा जिया केयर का एक पेज है, के लिए जिया आप इंशाल्लाह लाहौर आएँ तो जिस तरह से रुखसाना साहब हमारे साथ अक्सर मौजूद रहती हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमें खुशी भी होगी कि आप लाहौर आएँ, तो योगा से हवाले से हमारे स्टूडियो में भी आएँ, लोगों को अवेयर भी करें। बहुत शुक्रिया मेरे पास, थैंक यू सो मच जिया, एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट एक तो चैनल, और दूसरा अगर जिया जैसी पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी योगा को प्रमोट करेंगी तो और ही एक्सप्रेशन आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रुखसाना महमूद साहिबा, बहुत शुक्रिया। जिया आपका भी बहुत शुक्रिया। फरजाना, थैंक यू सो मच, आपने भी मुख्तलिफ किस्म की हमारे देखने वालों के साथ शेयर किया। अभी मुझे सबसे पहले पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कैसे हो सकता है कि मंडे हो और आपके सितारों के हवाले से बात ना हो, आपके स्टार्स के हवाले से बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद।
जब हफ्ते का आगाज़ होता है, पीर का दिन होता है, और तो बात होती है आपके सितारों के हवाले से कि किस के सितारे उरूज पर रहेंगे, किसका सितारा भी जवाल का शिकार है, सदका क्या होना चाहिए और आपके जितने भी मसाइल हैं उनका हल कैसे निकाला जा सकता है, मुल्क की मैशत किस तरह मज़ीद आगे जाएगी, पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि पीर वाले दिन अब सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जानने की कोशिश की जाए और आपके मसाइल का हल जाना जाए कि क्या हल निकल सकता है, हुकूमत क्या करने वाली है या फिर अपोजिशन क्या कर सकती है इस हुकूमत के साथ, खान साहब क्या कुछ करेंगे या स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में ऑस्ट्रोपॉमिस्ट अली जैदी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और माहिर फल्कियात आगा बहिश्ती साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। आगा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, मगर अली पहले मुझे आप ये बताएं, नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है, किस किस का सितारा बेहतरीन रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले तो जो पहला बुर्ज एरीज़ है, इनका हफ़्ता पूरा हफ़्ता अच्छा गुजरेगा और इनका कारोबार भी मुनाफे में देख रहा हूँ। लेकिन ये जो अब हफ़्ता शुरू होगा, हफ़्ते वाले दिन 9:46 पर इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। इनको तालीमी अखराजात में इनके ताहम इजाफ़ा होगा और घरेलू अखराजात भी बढ़ेंगे। टूरिस्ट घरेलू मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन ज़ौजैन के माबैन इख्तलाफात हो सकते हैं, माली पोजीशन मजबूत होगी और इनके कारोबारी फ़ैसले में एहतियात की ज़रूरत है। जेमिनी, इनके हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना अब इनके लिए फ़ायदा मंद है और इनको बहुत सारी ऑफ़र्स आएंगी और ऑफ़र्स को साइन कर लेने में कोई हर्ज नहीं, वो इनके लिए फ़ायदा मंद है। कैंसर, माली मुश्किलात नज़र आ रही हैं, एहतियात की ज़रूरत है, नए मुआहदे फ़िलहाल ये ना करें। ताहम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इनके सफ़र नज़र आ रहे हैं। लियो, तालीमी सफ़र में कामयाबी नज़र आती है। वकला, इंजीनियर और टीचर के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है और जिनकी शादियां लियो की अब तक नहीं हुई, अब उनके मामला शादियों की तरफ चले जाएंगे। और विर्गो, उम्रा ज़ियारात के सफ़र इनको नज़र आ रहे हैं। हाँ, विर्गो का मैं बता रहा था। और उम्रा ज़ियारात के सफ़र नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल कोई ये चेक और मुआहदा तहरीर ना करें, किसी को चेक साइन करके ना दें। और तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, इनकी सलाहियतों में निखार आ रहा है। लिब्रा, तब्दीलियाँ पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव जाएंगी। मीज़ान का भी बेहतरीन वक्त शुरू है और जो बेरोज़गार हैं वो जॉब की अप्लाई करें तो उसमें इंशाल्लाह इनको कामयाबी है। ताहम अभी भी इनके मामलात कुछ ऐसे देख रहा हूँ कि किसी के साथ भी उलझे नहीं, उलझने से ग्रेज करें, कुछ ऐसे नज़र आ रहा है कि उलझेंगे। और जो लोग ये लोहे का बिज़नेस कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त इनका जाएगा। स्कॉर्पियो, मंगल के दिन स्कॉर्पियो का बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। मंगल रात को 10:06 पर ज़ोहरा दर अकरब है, ये बड़ी नेक सात है। और जो स्कॉर्पियन है वो इस दौरान अब इस हफ्ते से मंगल के दिन से कोई शादी ब्याह के या कुछ भी जो इनके मामलात फंसे हुए हैं तो उसके लिए इनका बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है। और जो इनमें आर्टिस्ट हैं और जो डिज़ाइनर हैं किसी भी, और वो उनके लिए भी मामलात बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। सेजिटेरियस के सफरी मामलात अभी इल्तवा का शिकार रहेंगे। जो हामला ख़वातीन है सेजिटेरियस, इनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस हफ्ते में, और ताहम इनके बिगड़े हुए काम बनते रहेंगे। कैप्रिकॉन्स हैं, ये अभी जहनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं। मामलात हम इनके हक़ में रहेंगे, लेकिन एक अनजाना सा दबाव इन पर रहेगा। कुछ सितारों की ऐसी कैफियत है, लेकिन इनको कुछ मजबूरन कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए वक्त बड़ा सब्र आजमा है। बुर्ज दिल्लू, 9 इनका सोमवार के दिन 8:42 पर इनकी 7 पोजीशन शुरू हो रही है, यानी कि आज के दिन से 8:42 पर इनका टाइम बेहतरीन शुरू हो चुका है। इस दौरान किए जाने वाले तमाम कामों पर कामयाबी है। ताहम रिश्तेदारों से इनके मामलात बदस्तूर उलझे रहेंगे। बुर्ज होत, यानी कि हमें सारे जितने भी स्टार्स हैं उसमें मिला जुला रुझान हमें देखने में मिलेगा और खुदा न खास्ता किसी के हवाले से ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि जी इसको नुकसान हो सकता है, कुछ खराबी हो सकती है। आगा साहब मुझे ये बताएं, आपके सितारों की तो हम बात करते रहते हैं और अभी सब स्टार्स के हवाले से जैदी साहब ने हमारे साथ शेयर भी किया, मगर खान साहब की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? चाइना का विजिट करने जा रहे हैं, ये विजिट कैसा रहेगा, हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, और किस्मत उनकी कैसी आप देख रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़ि साह व फी कुल्लि साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि पिछले अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से हम लोगों ने आपके साथ ही पेशन गोई की थी, मैं और जैदी साहब ने जी। और कहा था कि खान साहब शानदार तरीके से पाकिस्तान का इमेज को बेहतर करेगा और कश्मीर को इस हद तक उठाएगा कि पूरी दुनिया तक कश्मीर का पैगाम पहुँचेगा। और उसी तरह मैं ये समझता हूँ चाइना का भी जो दौरा है खान साहब का बहुत शानदार होने वाला है। जो छोटे मोटे रुकावटें मसले मसाइल है वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दूर होने वाला है। और आज एक अहम बात जो सितारों की रोशनी से आपके सामने करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने मुस्तकिल पाकिस्तान का जो सितारे है वो बुलंदी की तरफ देखता हूँ तो उसमें पैसा भी नज़र आता है, दौलत भी नज़र आती, शोहरत भी, कामयाबी भी। अगले 10 साल में पाकिस्तान ने बहुत उरूज देखना है। पाकिस्तान दुनिया की महंगी करेंसी होने वाली हैं, तरक्की कामयाबियों से आगे बढ़ने वाला है। तो जब मैं ये तमाम चीज़ें देखता हूँ तो कहाँ से ये सारे असबाब मुहैया होंगे गौर करता हूँ तो उसमें हमारे हमसाया हमारी दोस्त मुल्क चाइना ही नज़र आता है कि चीन वाहिद वो मुल्क हैं जिसके दोस्ती, जिससे हम मिलने से, जिसके साथ काम करने से, जिसके साथ आगे बढ़ने से चाइना ही हमारी मदद करेगा और चाइना के ज़रिए पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और मैं ये कहता चलूँ कि जैसा हमारा सामने अमेरिका भी है, अमेरिका को जब पाकिस्तान के मुकाबले में देखता हूँ तो मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, रुकावटें नज़र आती हैं। और मुझे ये लगता है कि हमारे हुकूमत को और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के तरफ हाथ बढ़ाएं, उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाएं, मज़ीद जितने रिश्ते हैं उनको और यानी मजबूत करें। चाइना ही कल हमारी मदद करेगा, चाइना के ज़रिए ही हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान तरक्की ये जो हमारा अभी जो रास्ता बनने वाला है और गवादर तक, इसी रास्ते के ज़रिए पाकिस्तान ने आगे बढ़ के उरूज की तरफ जाना। सुरब और सुरब पाकिस्तान की खैर खवाई इसी में है कि चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर अमेरिका के साथ आगे बढ़ेंगे तो मसाइल, मुश्किलात मुझे नज़र आते हैं। अलबत्ता खान का दौरा शानदार नज़र आता है, उरूज और कामयाबियों की तरफ नज़र आता है। पाकिस्तान के लिए बहुत पैसे लेकर आएंगे, नई तरक्की और नई रास्ते खुलेंगे, कश्मीर का इमेज बेहतर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। खान का सितारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 111 घर पर दाखिल है, अपने उरूज की तरफ परवास कर रहा है जिसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान के ज़रिए इमरान खान के लिए कोई मसला, कोई परेशानी मुझे अपनी इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक बिल्कुल नजर नहीं आती है। और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि और जमीयत उलमा इस्लाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है सुमेरा, उनसे बात करते हैं। जी सुमेरा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके चैनल की बहुत बड़ी फैन हूँ और तारीफ करना चाहती हूँ। थैंक यू। और मैंने ना मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी पूछें। मैंने उसकी शादी के बारे में और जॉब के बारे में पूछना है। अच्छा चलिए सुमेरा, पहले तो आप अपनी बड़ी सिस्टर का नाम बताएं मुझे। समीना कौसर। समीना कौसर। उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ जी, 22 जनवरी 1988। ठीक है, 1988। और अम्मा अब्बा का नाम भी शेयर कर सकती हैं आप? जी जी, शमीम अख्तर और मोहम्मद रफ़ीक। शमीम अख्तर, मोहम्मद रफ़ीक। किस वक्त पैदा हुई हैं आपकी बहन? ओहो, चलें ये तो आपको नहीं पता होगा, मगर सुमेरा आप देखती रहें। अभी हम आपकी सिस्टर की शादी और फ्यूचर के बारे में बता देते हैं। थैंक यू कॉल किया आपने। नकी हैदर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी नकी हैदर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना था जी। जी मेरे भाई, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अपने बेटे का नाम बताइए हमें। हुनैन अली, सैयद हुनैन अली। सैयद हुनैन अली। तारीख पैदाइश बता दीजिए। 1 नवंबर जी 1993। जी क्या जानना चाह रहे हैं आप?
कोई कारोबार करना है, उसके लिए परेशान है कोई। अच्छा ठीक है, वालिदा का नाम बता दीजिए सैयद हुनैन की। सैयद हुनैन की शहर बानो। शहर बानो, ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। खुरम शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी खुरम, आपका सवाल क्या है? जी राजा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, मैंने ये पता करना था कि मेरा नाम राजा खुरम शहजाद और वल्दियत राजा लियाकत हुसैन, वालदा का नाम है ताहिरा लियाकत जी, और डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1978 जी, और जो पैदाइश का वक्त है इनके वालिद के नाम भी पूछिएगा जरा। फजर का। जी जी, फजर का वक्त है, ठीक है। क्या पूछना है मेरे भाई? मैं साउथ कोरिया में था और वहाँ मैं 15-16 साल रहा हूँ। अब 2-2.5 साल से हूँ, कोई कारोबार नहीं है, तो काइंडली कुछ बताएं कि मैं क्या करूं जो मेरे लिए सूटेबल है। ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, सबसे पहले तो नकी हैदर के हवाले से जदी साहब आप बताएं। उनके बेटे हैं सैयद हुनैन, उनकी वालिदा का नाम शहर बानो है। 1 नवंबर 1993 को ये पैदा हुए हैं, तो कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या अच्छा साबित हो सकता है? ये तिजारत करें तो इनके लिए बेहतर है, और इनके जायचे में सूरज की अलामात हैं, यानी कि ये अपने ख़ानदान में से बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा और ये बच्चा नाम बहुत ज़्यादा कमाएगा और पैसा भी बहुत ज़्यादा, इसका वक्त बुलंद है। सकती है या किसी खास चीज़ की तिजारत से रिलेटेड हो सकती है? कपड़ा लोहा इसके अंसर है इसके जायचे का, तो कपड़े और लोहे के मुतल्लिक करे तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। और जो ये खुरम ने बताया है, खुरम के मामलात अभी 2 माह मज़ीद जो है वो उलझते मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको सदका देना चाहिए। बुध के दिन सुबह के वक्त ये सदका दें। मूंग साबित, गाय का घी और बाजरा, इन तीनों में से किसी एक चीज़ का सदका दें। ये तकरीबन आधा किलो कोई भी चीज़ दे सकते हैं, और इसके साथ ये किसी परिंदे का गोश्त भी सदका करें। ठीक है, परिंदे में मुर्गी भी आती है। ओके ठीक है। अगर साहब मुझे ये बताएं, सुमेरा का सबसे पहले कि अपनी बड़ी बहन की शादी के बारे में पूछना चाह रही हैं। समीना उनका नाम है, 22 जनवरी 1988 की पैदाइश है, और शमीम अख्तर उनकी वालिदा का नाम है, मोहम्मद रफ़ीक उनके वालिद का नाम है। तो इस मेरी बहन की शादी कब तक हो सकती है, इसके फ्यूचर के बारे में बताएं। देखिए, इनके समीना कौसर का जो सियारा है शादी के पिछले 7 साल से मौजूद है, अगले 3 साल तक इसकी शादी के जो सियारे है मौजूद है। जिनके सियारा शादी के दाखिल हो तो मुझे लगता है कि उनके किसी भी वक्त किसी भी लम्हा इसकी शादी हो सकती है, होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसकी शादी के लिए कोई रुकावट या कोई मसला है। अलबत्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह बच्चों की शादी के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ताहा की तालीम फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, या अली सूरह यासीन के 10 फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा अगर कोई लड़की या कोई लड़का या कोई खातून या कोई मर्द है सूरह यासीन की तिलावत करे तो उसकी शादी हो जाती है। और ये दोनों सूरह आप ये समीना कौसर भी पढ़े, और देखने वाला कोई भी जिसकी शादी की प्रॉब्लम है, नमाज फ़जर के बाद उलमाए अरफान कहते हैं कि नमाज फ़जर के बाद सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत कम से कम 21 दिन तक या कम से कम 3 महीने तक अगर कोई तिलावत करे तो उनकी जल्दी शादी हो जाती है। नमाज शर्त है, और नमाज की पाबंदी के साथ इन दोनों सूरह के करे तो इंशाल्लाह सबकी शादी हो जाएगी अगर ये दोनों सूरह पढ़े। बस अल्लाह ताला सबके हक में बेहतरी करे। आगा साहब, आप जब बात कर रहे थे पॉलिटिकली, तो आपने मौलाना साहब की भी हवाले से बात की थी। अब खान साहब को हर मामले में तो चाइना के सपोर्ट नहीं करेगा। अब खान साहब को टफ टाइम देने वाले मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को। मार्च उनका कामयाब होगा, नहीं होगा, या खान साहब बस दरम बरम कर देंगे सब कुछ? देखिए, हम इसके ये तो मतलब नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम या मौलाना फजलुर रहमान कुछ करने वाला नहीं है, कुछ करेंगे ज़रूर है। वो भी अपनी मदरसों से या मुख्तलिफ अपने चाहने वालों के ज़रिए वो आएगा मैदान में। कुछ बहुत से लोग सपोर्ट करेंगे कि खान साहब को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अलबत्ता हम ये देखते हैं कि उससे खान साहब की हुकूमत के लिए कोई मसला है या कोई परेशानी है, तो खान साहब के सितारों में उसकी हुकूमत के लिए ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई मसला, ना कोई परेशानी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के जो सियारा है अपनी जगह मजबूत होने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है,
कोई परेशानी की बायस नहीं बनेगा। हंगामे हो सकते हैं, बातें एहतजाज भी हो सकते हैं, धरने भी हो सकते हैं, वक्ती तौर पर थोड़ी से मसले मसाइल भी होंगे। और इसके अलावा खान साहब जो है वो अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाएगा और अपने 5 साल पूरे करेगा। खान साहब के लिए कोई परेशानी नहीं है। अलबत्ता मैं आपको एक और बात का इजाफा करूं, आने वाला इस 2-3 महीने के अंदर अंदर ये नोट करिए, महंगाई में भी काफ़ी कमी आने वाली है। अगले जो आने वाले पेट्रोल में भी काफ़ी सस्ता होने वाला है और काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आने वाली है। थोड़ी डॉलर के हवाले से थोड़े से 19-20 की नज़र आती है। स्टॉक एक्सचेंज में अगले 10-12 दिनों में बेहतरी के साथ आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आने वाले दिनों में, हफ्तों में मौजूद है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एहतिजाज है, अपने एहतिजाज रिकॉर्ड करवा के अपने घर मौलाना साहब वापस लौट जाएंगे। चलिए, तो इसका मतलब है खान साहब के लिए कोई मसले मसाइल नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। खान साहब के लिए सब कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तानी आराम से अपने कारोबार करे, काम करे, कोई मसला नहीं। खान साहब को सियारे बुलंदियों पर है और पाकिस्तान अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा ज़ैदी साहब, मुझे ये बताएं, अब आज जो बड़ा ज़बरदस्त डे भी है और इंतज़ार भी है वो है मैच से रिलेटेड, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है। तो उमर अकमल और अहमद शहजाद जिनको टीम का हिस्सा बनाया गया, अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर सके। हमारा कप्तान स्लो नज़र आया। हमें आज का मैच कैसा रहेगा? पहली बात तो ये है, लेकिन अगर हम सितारों की साथ देखे जाए, इसके लिए हमें उस टाइम को देखना होता है, सारे प्लेयर्स की पोजीशन को देखना होता है। तो ये जो हमारे कैप्टन है, इनको 20 फॉर्मेट सूट करता है। इनके सितारों के साथ ये शॉर्ट फॉर्मेट, इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया उन्होंने। शॉर्ट फॉर्मेट इनको सूट करता है। तो पाकिस्तान, मेरे इल्म के मुताबिक आज पाकिस्तान की जीत होगी। और पाकिस्तानी प्लेयर जो पिछले मैच में नहीं परफॉर्म कर सके, वो मुमकिन है कि इस मैच में परफॉर्म करेंगे। और लेना चाहिए यानी कि हाँ, आज पाकिस्तान का ये दिन है। आज इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान जीतेगा। और ये मौलाना फजलुर रहमान के बारे में 1-2 बात मैं भी बताना चाहता हूँ। इनके मैंने इनके हाथ बड़े बड़े गौर से पढ़े हैं और 27 अक्टूबर के जायचे को भी मैंने बड़ा गौर से पढ़ा है। तो क्या लग रहा है आपको? तो जो इनके हाथ हैं, तो ये यानी कि इन चीज़ों से ना पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी कि इनके दिल में कुछ ना कुछ लगा रहेगा कि ये कुछ करें, लेकिन शमसी लकीर बिल्कुल मांद है। यानी कि अब इनका सियासत में, इक़्तिदार में कोई रोल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं रोल मिलेगा। ये आएंगे, चले जाएंगे। और जो इनके साथ इत्तेहादी जमातें हैं जो वादे वईद कर रहे हैं कि हम आएंगे आपके साथ, तो उनमें से इत्तेहादी जमातें कुछ भी नहीं नजर आएगा। काम चला रही है कि हमारी दुआ और सपोर्ट होगी, उसमें से कुछ भी नहीं नजर आएगा, वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बता दें, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग जानना चाह रहे हैं कि भी आज पाकिस्तान और श्रीलंका में कौन जीतेगा, मैच कैसा होगा, उमर अकमल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, अहमद शहजाद अच्छा खेलेगा नहीं खेलेगा, या आज सरफराज फिर हमें धोखा दे जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैंने उमर अकमल और शहजाद के हवाले से तो नहीं देखा है। अलबत्ता कप्तान के हवाले से मैंने ज़रूर देखा कि आज के दिन पाकिस्तान के है और आसानी से आज का मैच जो है वो पाकिस्तान, जी आज के मैच जो है वो पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान के हक में है और पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है। कप्तान का सितारा बहुत ज़बरदस्त है। बेनिस्बत आज के मैच बहुत आसानी से पाकिस्तान आज के मैच जीत जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। चलिए, इस अच्छी बात के साथ ही मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर देती हूँ। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली ज़ैदी, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और ये बड़ी अच्छी और प्यारी बात है कि पाकिस्तान आज विनिंग पोजीशन पे खड़ा हमें नज़र आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम सब दुआ करते हैं कि हमें अच्छा मैच देखने को मिले। चलिए, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।